नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर जो एक बिंदु लेते हैं और उसकी पूरी अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट टॉक को लेकर। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे हम आधुनिक समय में तो बहुत सारी शिक्षण की विधियां देखते हैं कि बड़े समूह की शिक्षण विधि हो गई या लघु समूह की शिक्षण विधि हो गई, छोटे समूह की शिक्षण विधि, या हम बात करते हैं व्यक्तिगत शिक्षण विधि के संदर्भ में। अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां हैं, मिश्रित शिक्षण विधियां हैं। हम जब प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं आधुनिक शैक्षिक परिवेश में, तो हम तरह तरह की शिक्षण विधियों को लेकर पढ़ते हैं। हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, ये बिंदु हम आगे भी कक्षा में बात करेंगे जब हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ रहे होंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे होंगे, तब हम इस बिंदु को समझेंगे कि प्राचीन काल की शिक्षण की विधियां क्या थी। जब इतना हम ये कहें, ये तकनीकी रूप से हम इतने सक्षम नहीं थे, या आप समझ लीजिए कि जब ये पूरा ब्रिटिश काल नहीं, मुगल नहीं, इनसे पहले भी आप कैसे विद्यार्थियों को, शिक्षक जो उस समय जैसे गुरु कहलाते थे, तो गुरु अपने शिष्यों को कैसे शिक्षित करते थे, उनके मेथड क्या होते थे, उनके शिक्षण की क्या पद्धतियां होती थी, उनको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन समय में शिक्षण की विधियां कौन कौन सी थी। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम गुरुकुल परंपरा की बात करते हैं तो उस समय भी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी थी, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उस समय कुछ बिंदुवार तरीके से कुछ विधियों का नाम लिखेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहली विधि हम बात करें तो अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। क्या है? अनुकरण, आवृत्ति तथा कंठस्थ विधि। अब यहीं से हमको समझ में आ जाएगा, ये नाम से ही हमको समझ में आ जाएगा कि अनुकरण है, आवृत्ति है, बार बार करना है, और वो चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। यानी कि जैसे बालक भी आप सोचिए ना, सबसे पहले बच्चा जो सीखना शुरू करता है, अपनी गतिविधियां संपादित करना शुरू करता है, वो क्या करता है? वो अपने आसपास के लोगों को देखता है और अपने आसपास के लोगों को देखकर वो उनका अनुकरण करता है। बालक भी सबसे पहले क्या करता है? यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अनुकरण अधिगम की स्वाभाविक विधि है, अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है। आप बाल्यावस्था में देख लीजिए, शैशवावस्था में देख लीजिए, बालक क्या करता है? अनुकरण करता है अपने आसपास के लोगों का, अपने अभिभावकों का, परिवार के अन्य सदस्यों का। तो प्राचीन शिक्षा काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा जो दी जाती थी वो प्राय इसी विधि से दी जाती थी, और उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाता था। आप ऐसे समझ लीजिए कि गुरु क्या करेंगे? गुरु सबसे पहले शिष्यों के सामने जो वेद मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों का बार बार उच्चारण करते थे। गुरु ने वेदों का उच्चारण किया शिष्यों के सामने। अब शिष्य क्या करेंगे? शिष्य गुरु का अनुकरण करेंगे, यानी कि शिष्य भी उनका अनुकरण करेंगे और बार बार उन मंत्रों को उच्चारित करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आवृत्ति की बात हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या होगा कि वो जो वेद मंत्र है वो शिष्यों को कंठस्थ हो जाएंगे, वो शिष्यों को याद हो जाएंगे। आप आज भी यदि देखें, हम आज भी क्या करते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे को देखेंगे, छोटा बच्चा स्कूल में जा रहा है, आप देखेंगे कि उसको प्राय बहुत दिनों तक एक ही होमवर्क दिया जाता है। वो विद्यालय में भी उसी कार्य को कर रहा है। घर के लिए जो उसको होमवर्क दिया गया, अधिन्यास दिया गया, गृह कार्य दिया गया, वो भी वही है। हिंदी में देखेंगे वही 4 नाम आपको ऐसे लिखा मिल जाएंगे, राम, श्याम, सीता, रीता, गीता, ऐसे नाम लिखे मिलेंगे। उसको वही लिखना है पूरे पेज पर। शुरुआत में देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 लिखा मिलेगा, उसको वही लिखना है। विद्यालय में भी वो वही कार्य कर रहा है, यानी कि क्या है? वो अनुकरण करेगा, उनका आवृत्ति होगी, बार बार एक ही कार्य को दोहराया जाएगा और वो क्या होगा? वो कंठस्थ हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो ये प्राचीन काल में भी गुरु शिष्यों को वेद मंत्रों का उच्चारण कराते थे। तो पहले गुरु वेदों का जो मंत्र है उनका उच्चारण करते थे, फिर जो शिष्य होते थे वो उनको बार बार उच्चारित करते थे, तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। और इससे क्या होता था कि जो वेद मंत्र हैं वो शिष्यों को कंठस्थ हो जाते थे। बात समझ में आई होगी। दूसरी विधि है व्याख्या एवं दृष्टांत विधि।
व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। अब व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, व्याख्या से हमको समझ में आ जाएगा कि जैसे शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम, या आप ऐसा समझ लीजिए कि वेद का कोई मंत्र कंठस्थ गुरु ने कराया, किस विधि से, जो हमने ऊपर बात की, अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि से। तो शिष्यों ने किसी मंत्र को कंठस्थ कर लिया, कोई व्याकरण का नियम है, शिष्यों ने उसको कंठस्थ कर लिया, बाद में गुरु क्या करेंगे, गुरु उसकी व्याख्या करेंगे और उसका जो अर्थ है, उसका जो मंत्र का या व्याकरण के नियम का जो भाव है वो शिष्यों को स्पष्ट करेंगे। शिष्य उस अर्थ को ग्रहण करेंगे। उन भावों को स्पष्ट करने के लिए गुरु क्या करेंगे, उपमा का, रूपक का, दृष्टांतों का उपयोग करेंगे। बिंदु स्पष्ट हो गया। तीसरी विधि थी प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि, ये आपने सुना होगा। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि, ये क्या था? अब देखिए, नाम से स्पष्ट होगा। प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्नोत्तर, गुरु शिष्यों को प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न के माध्यम से कोई ज्ञान देंगे। वाद विवाद, आप कह लीजिए डिबेट होगी किसी बिंदु को लेकर, जब विद्वान आएंगे तो उनको चर्चा के लिए बुलाया जाएगा और गुरु और शिष्य, जो विद्वान होंगे वो और जो शिष्य होंगे वो, उनके बीच शास्त्रार्थ भी होगा। जैसे प्रारंभिक, हम प्राचीन शिक्षा काल की बात करें यदि, तो वहां गुरु क्या करते थे, उपदेश देते थे शिष्यों को। फिर आप ये कह लीजिए व्याख्यान देते थे। जैसे हम अध्यापक केंद्रित विधि में व्याख्यान विधि पढ़ते हैं ना, यदि आप उसका ओरिजिन देखेंगे तो वो है कहां से, वो अध्यापक केंद्रित विधि है। यहां भी जब गुरु व्याख्यान दे रहा है तो गुरु केंद्र में है ना, शिष्य केवल सुन रहे हैं। केंद्र में कौन है, गुरु है। तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए अध्यापक केंद्रित विधि ही है। लेकिन ये नामकरण तो हम आप अब करते हैं ना, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, आधुनिक शैक्षिक परिवेश में हम नामकरण करते हैं। तो गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे, और जो शिष्य थे उन बातों को ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक सुनते थे। यदि किसी प्रश्न को लेकर शिष्य के मन में कोई शंका हुई, अधिगम को लेकर कोई कठिनाई हुई, तो शिष्य क्या करेगा, मुक्त भाव से गुरु से प्रश्न पूछ लेगा और गुरु उस शंका का समाधान कर देंगे, शिष्य की शंका का समाधान कर देंगे। उच्च शिक्षा में जब हम उच्च स्तर के अधिगम की बात करें या उच्च स्तर के शिष्यों की बात करें, तो शिष्य और गुरुओं के बीच में वाद विवाद भी होता था। लेकिन वाद विवाद की स्थिति तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि शिष्य के अपने मौलिक विचारों का विकास हुआ हो। यानी कि एक स्तर तक पहले क्या होगा, चीजें कंठस्थ कराई जाएंगी। अब आप याद कर लीजिए, हमने जो शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ते समय जो अधिगम के स्तर की बात की है, स्मृति स्तर पर, फिर विमर्शी बोध स्तर पर, और फिर विमर्शी स्तर पर। ये बात हम आगे भी करेंगे चिंतन, मनन, श्रवण और निधिध्यासन के संदर्भ में। तो फिर क्या होगा, गुरु शिष्य के बीच में वाद विवाद होगा। जो अति गूढ़ विषय होंगे, बहुत जटिल विषय होंगे, उन पर चर्चा के लिए विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे और वहां उनके बीच में शास्त्रार्थ भी होता था। बात समझ में आ गई इस विधि में? यानी कि यहां क्या होगा, शिष्य कुछ जो याद करने वाली चीजें हैं उनको कंठस्थ करते हैं। फिर शिष्यों के जब खुद के विचारों का विकास होता है तो गुरु के साथ में वाद विवाद भी होता है, डिबेट भी होता है, चर्चा होती है, और उसके बाद में शास्त्रार्थ भी होता है जब विद्वानों के सम्मेलन बुलाए जाते हैं जो अति गूढ़ विषय है, अति जटिल विषय है। बिंदु स्पष्ट है? अगली विधि है कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। जैसे आप याद कीजिए, गुरु द्रोण का उदाहरण ले लेते हैं। गुरु द्रोण क्या करते थे कि जब पांडव और कौरवों को शिक्षा देते थे, अपने शिष्य को शिक्षा देते थे, तो पहले वो किसी शस्त्र को चलाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी देते थे। फिर स्वयं उस शस्त्र को चलाकर उनको दिखाते थे। उसके बाद में शिष्य क्या करते थे, उसका अभ्यास करते थे। यही क्या है, कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि है। यानी कि जैसे अब इसके विषय क्या हो सकते हैं,
कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, कला कौशल हो सकता है, सैन्य शिक्षण हो सकता है, आयुर्विज्ञान हो सकता है। ऐसे विषयों में इस विधि से शिक्षा दी जाती थी। तो गुरु क्या करेंगे, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी विद्यार्थियों को देंगे, अपने शिष्यों को देंगे। उसके बाद में यदि कहीं कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, जो गुरु ने सबसे पहले सिखाया है, जिस क्रिया को संपादित करने की संपूर्ण विधि गुरु ने शिष्यों को बताई है, उसके बाद गुरु स्वयं उस क्रिया को संपादित करके अपने शिष्यों को दिखाते थे। उसके बाद में शिष्य स्वयं करते थे, यानी कि गुरु का अनुकरण करते थे और उस क्रिया का बार बार अभ्यास करते थे और उसमें अभ्यस्त होते थे, उसमें आप ये कह लीजिए दक्ष होते थे, वो कौशल अर्जित करते थे। बिंदु स्पष्ट हो गया। अगली विधि है श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, इनकी बात हमने पहले भी की है। जब प्राचीन काल की शिक्षा को लेकर हमने पढ़ना शुरू किया था, तब भी हमने ये बातें की थी। अब श्रवण यानी कि शिष्य क्या कर रहे हैं, गुरु से सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हर विषय तो ऐसा होगा नहीं जिसमें क्रिया करके दिखाएंगे गुरु, हर विषय तो ऐसा होता नहीं जिसमें कोई ऐसी गतिविधि शामिल हो, कोई प्रदर्शन किया जाए, कोई ऐसी बात हो नहीं। कई बार क्या होता है, केवल विचारों का विकास करने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो यानी कि जब शिष्य केवल सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या है, श्रवण है। मनन की यदि हम बात करें तो मनन में हम क्या कहेंगे कि जो शिष्यों ने गुरु से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया, शिष्य क्या करेंगे, उन बिंदुओं पर अपने विचारों को लेकर, या आप ये कह लीजिए उन बिंदुओं का स्वयं अपने स्तर पर विश्लेषण करेंगे। इससे जो शिष्य हैं उनके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास होगा। आप कह लीजिए ये अवबोध स्तर पर या बोध स्तर पर बात आ जाएगी। बात समझ आई होगी यहां तक की आसानी से। तो इससे क्या होगा, शिष्य क्या करेंगे, फिर अपने स्वयं के निष्कर्ष उस पर निकालेंगे। तीसरा है निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ यह हुआ कि जब शिष्यों ने एक बात को समझ लिया, सुनकर ज्ञान प्राप्त किया, उस पर चिंतन मनन किया, अपने विचारों का विकास किया, फिर निदिध्यासन का अर्थ होता है सत्य की समझ और उसे वास्तविक जीवन में लागू करना। अर्थात शिष्यों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस प्राप्त ज्ञान को वो अपने वास्तविक जीवन में लागू करे। यही तो एक्चुअल में हम कहते हैं कि यही तो वास्तविक अधिगम भी यही कहलाता है। वास्तविक अधिगम भी तो यही कहलाता है कि जब विद्यार्थी ने जो ज्ञान प्राप्त किया, विद्यार्थी उस प्राप्त ज्ञान का अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग कर पाए। यही हम प्रगतिशील शिक्षा में भी बात करते हैं। यही हम विद्यार्थी को केंद्र में रखकर जब हम आधुनिक शैक्षिक परिवेश की बात करते हैं, वहां भी यही बिंदु आता है कि भाई जो ज्ञान विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, जो अधिगम विद्यार्थी ने किया है, वो उसको अपने वास्तविक जीवन में लागू कर पाए। बात आसानी से समझ आई होगी यहां तक की। अगला है तर्क विधि। तर्क विधि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, नाम से एकदम स्पष्ट होगा। तर्क विधि यानी कि प्राचीन शिक्षा काल में जैसे तर्कशास्त्र जैसे जो गूढ़ विषय हैं, या आप कह लीजिए अतिल जटिल विषय हैं, ऐसे विषयों के शिक्षण के लिए तर्क विधि का विकास हुआ था, या तर्क विधि जैसी जो शिक्षण विधि है, शिक्षण पद्धति है, टीचिंग मेथड है, इसका विकास हुआ था। यानी कि जैसे शिक्षक क्या करेंगे, कोई तर्कशास्त्र जैसा कोई जटिल विषय है तो वो शिष्यों को तर्क देकर समझाएंगे। शिष्य इससे क्या होंगे, तार्किक बनेंगे। शिष्य स्वयं भी अपने स्तर पर जब विश्लेषण करना सीखेंगे तो उनकी विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होगा। हमेशा तो गुरु उपलब्ध रहेंगे नहीं शिष्यों की मदद के लिए, तो शिष्य जब अपने वास्तविक जीवन में जाएंगे तो वो स्वयं उनकी जो तार्किक क्षमता है उसका विकास हो जाए। बात समझ पाए। तो इस समय क्या होता था कि इस विधि में, तर्क विधि में 5 पद होते थे। एक होता था प्रतिज्ञा, दूसरा होता था हेतु, तीसरा होता था उदाहरण, चौथा होता था अनुपयोग और 5वां होता था निगमन। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का। तो जैसे जो जटिल विषय हैं, तर्कशास्त्र जैसे जो गूढ़ विषय हैं, ऐसे विषयों के शिक्षण के लिए इस विधि का विकास हुआ था। एक अंतिम आप और समझ लीजिए, कहानी विधि। कहानी विधि आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे
आप इसका व्यावहारिक प्रयोग भी देख पाएंगे। हमने भी, आपने भी जब कहानियां सुनी होंगी, जो हम कहते हैं दादी की कहानियां या दादाजी से आपने कहानी सुनी होगी, वो सभी। तो प्राचीन शिक्षा काल में एक व्यक्ति का नाम आप ध्यान रख लेंगे तो बेहतर होगा, आचार्य विष्णु शर्मा। आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की थी। आचार्य विष्णु शर्मा ने किसको शिक्षा देने के लिए? राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नीति की शिक्षा, ठीक है, कहानियों की रचना की। अब इनमें क्या, जैसे पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होंगी या हितोपदेश के नाम से जो संग्रहित हैं वो कहानियां। तो कहानी सुनाने के बाद में गुरु क्या करते थे, आचार्य क्या करते थे, वो शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। जैसे आप सुनते होंगे, आपको किसी ने कोई कहानी सुनाई और उसके अंत में आपसे पूछा गया कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। वो क्या है? वो कहानी विधि ही है। यानी कि जो कहानी सुनाने के बाद में आचार्य अपने शिष्यों से प्रश्न पूछेंगे, तो उसमें आप क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः अंतिम प्रश्न क्या होगा? अंतिम प्रश्न यही होगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? ये क्या थी? कहानी विधि। इस विधि का विकास किया गया था, आप ये कह लीजिए, राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए। तो प्राचीन काल में जो शिक्षण की विधियां थी, इन विधियों को लेकर हमने बात की है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी विधियां आपको आसानी से समझ में आई होंगी। आप तार्किक होकर भी सोचेंगे तो आपके विचारों का विकास होगा। आप विश्लेषण करके देखेंगे तो आप इन बिंदुओं पर सहज ही पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।